Hello students, in this video we will continue further with is matter around us pure. So in the previous video we had looked at solutions, we had looked at different types of solutions जैसे saturated होता है, unsaturated होता है, super saturated solutions होता है. फिर हम लोगों ने एंड में वो भी देखा था कि हाउ डू यू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. हमने ये कहा था कि किसी भी सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है. सो वेदर आप पूरा सोल्यूशन कंसिडर करो या उसका एक छोटा सा पार्ट निकालो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो सेम ही होता है, राइट. फिर हम लोगों ने वो देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है मास परसेंट एंड दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंट, करेक्ट. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मूव फर्दर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ समथिंग कॉल्ड एज सस्पेंशंस. ओके, हम लोग सस्पेंशंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे. हम लोगों ने सोल्यूशंस जब पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि सोल्यूट जो होता है वो सोल्यूट पूरी तरह से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है. एंड जब वो पूरी तरह से सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो आपको बस एक ही फेज, एक ही मीडियम दिखाई देता है. इसलिए सोल्यूशन को हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, करेक्ट. सो आप जैसे ही शुगर को पानी में डिसॉल्व करो तो आपको शुगर दिखाई नहीं देता ना, बस पानी दिखाई देता है. आप सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करो तो बस पानी दिखाई देता है, सॉल्ट दिखाई नहीं देता, करेक्ट. तो आपको एक सिंगल फेज दिखाई देता है, आपको सॉल्ट या शुगर दिखाई नहीं देते. तो ऐसे मिक्सचर्स को होमोजीनियस कहा जाता है. एंड सॉल्यूशंस जो होता है वो सॉल्यूशंस होमोजीनियस होता है. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ सस्पेंशंस आर नॉट होमोजीनियस. सो आपको दो अलग अलग फेजेस दिखाई देंगे. यू विल गेट टू सी टू डिफरेंट फेजेस. ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से यू हैव वाटर एंड पानी में आप सैंड पार्टिकल्स ऐड करो. सो पुट सैंड पार्टिकल्स इन वाटर. ओके, सो व्हेन यू पुट सैंड पार्टिकल्स इन वाटर आपको सैंड जो है वो दिखाई देता है ना, सैंड के ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देता है, करेक्ट. सो इट मीन्स सैंड जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता. सो आपको सैंड अलग से दिखाई देता है, आपको पानी अलग से दिखाई देता है, करेक्ट. सो बिकॉज ये दोनों चीजें आपको अलग से दिखाई देती है, आई विल नॉट कॉल दिस होमोजीनियस, दिस विल बी हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस. हाँ, ये हेट्रोजीनियस क्यों होता है? हेट्रोजीनियस इसलिए होता है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होता है, अच्छा लेट मी कॉल दीज पार्टिकल्स एज सल्यूट. एक्चुअल में ये सल्यूट नहीं है, करेक्ट. सल्यूट वो होता है जो डिसॉल्व हो जाता है, बट यहाँ पे ये पार्टिकल्स जो है ये डिसॉल्व नहीं हो रहे. बट स्टिल अब मैं इनको क्या बोलूं तो लेट मी कॉल इट एज सल्यूट और सस्पेंशन. ओके, ये जो सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स दे आर लार्ज इन साइज, साइज में बड़े होता है, are large in size. And because they are large in size क्या हो जाता है कि वो dissolve नहीं हो पाते, वो ना हमें दिखाई देते. We can see them through naked eye. अच्छा, another example would be आप चौक को पानी के साथ मिक्स करो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, मतलब सैंड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर. आप पानी में आटा डाल दो तो यू वुड सी दैट जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स है ना, वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे. The reason is because कि ये जो particles होते हैं, these particles are large in size and because they are large in size, they do not completely dissolve in the liquid. ये liquid में completely dissolve नहीं हो पाते. Okay, but when you compare that with solutions के अंदर solute जो होता है, solute completely dissolve हो जाता है solvent में. So solute particles are extremely small in size. Are extremely small in size. ठीक है. So solute particles are extremely small in size, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देते. But suspension particles are very large in size and because they are very large in size वो आपको दिखाई देता है. On an average ये सस्पेंशन पार्टिकल्स होता है ना, सस्पेंशन पार्टिकल्स का जो डायामीटर होता है
the diameter of suspension particles is greater than 100 nanometer. When I say nanometer is 10 raised to minus 9 meters. ये बहुत ही छोटा नंबर होता है. Okay. So the size of suspension particles or the diameter of suspension particles is more than 100 nanometer, and hence you can see them through naked eye. So they are visible to naked eye. To naked eye. बट यही जो सल्यूट के पार्टिकल्स होता है, दिस सल्यूट पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल. इनकी जो डायमीटर होती है, दिस डायमीटर इज लेस देन 1 नैनोमीटर. बहुत ही छोटे होते हैं ये. एंड हेंस यू विल नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी दीज पार्टिकल्स. ओके. नाउ सस्पेंशन पार्टिकल्स की और क्या प्रॉपर्टीज होती है? एक मिनट. नाउ मान लो मडी वाटर है, तो आप मडी वाटर को ऐसे ही नहीं कंज्यूम करते ना. आप क्या करते हो? मान लो नल से आप पानी भर रहे हो, तो आप नल पे एक कपड़ा लगाते हो ना, एक फिल्टर लगाते हो. फिल्टर क्यों लगाते हो? क्योंकि ये सस्पेंशन पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि मान लो ये आपका एक कपड़ा है, लेट्स से दिस इज योर क्लॉथ, उसमें ऐसे छोटे छोटे पोर्स होंगे ना. ठीक है. अब ये जो सस्पेंशन पार्टिकल्स होता है, सस्पेंशन पार्टिकल्स आर बिगर इन साइज, एंड बिकॉज दे आर बिगर इन साइज वो यहां से पास नहीं हो पाते. तो इसलिए क्या होता है कि जो भी डर्ट होती है, जो भी मड होता है, वो मड अटक जाता है, एंड द वाटर दैट यू गेट इज नियर द प्योर वाटर. अच्छा, बट वही अगर जो सल्यूट के पार्टिकल्स हो, तो सल्यूट के पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज. बिकॉज दे आर सो स्मॉल इन साइज, ये आराम से ये फिल्टर पेपर से पास हो जाता है. सो आई कैन से दिस, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, बिकॉज दे आर वेरी लार्ज, दे डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर इजीली. फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकते, एंड हेंस these suspension particles can be separated through filtration process. ओके. उसके बाद ये जो सस्पेंशन होता है ना, सस्पेंशन इज काइंड ऑफ अनस्टेबल. लेट मी राइट ओवर हियर. ये अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ओके, नाउ सस्पेंशन के पार्टिकल्स उतने छोटे भी नहीं होते. सस्पेंशन के पार्टिकल्स साइज में बड़े होते हैं ना. इन बड़े पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, एंड बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, दीज पार्टिकल्स विल हैव अ टेंडेंसी टू कम टुवर्ड्स ईच अदर. ओके. एंड इवेंचुअली दे विल सेटल डाउन. ये ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाता है. सो दैट इज व्हाई वी से दैट सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, क्योंकि these particles are eventually going to settle at the bottom. Okay, so unstable because particles will settle at the bottom. Will settle at the bottom. ठीक है. ये जो particles होते हैं, they will eventually settle at the bottom. One final property, ये जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, these suspension particles they scatter light. Okay, so suspension particles scatter light because of large size. ये जो होते हैं सल्यूट पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि दिस सल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट स्कैटर लाइट. तो सॉल्यूशंस जो होते हैं, सॉल्यूशंस विल नॉट स्कैटर लाइट, बट सस्पेंशंस कैन स्कैटर लाइट. ओके, सो सॉल्यूशंस कैन नॉट स्कैटर लाइट. फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ लाइट को स्कैटर करना, इसका मीनिंग क्या होता है? सी, एकदम डार्क रूम है. इमेजिन करो कि इट्स मॉर्निंग टाइम, रूम डार्क है, विंडोज बंद है, एंड आप हल्की सी विंडो खोलो. सो एकदम डार्क रूम में आप जब वो हल्की सी विंडो खोलते हो तो कुछ सनरेज अंदर आती है, एंड आपको हवा में ऐसे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देता है ना, व्हाइट पार्टिकल्स या ब्राउन पार्टिकल्स.
बेसिकली जो ऐसे लगता है कि वो फ्लोट कर रहा है, दोज आर फ्लोटिंग इन एयर. सो वो आपको क्यों दिखाई देता है? द रीजन इज बिकॉज कि जैसे ही लाइट इन पे गिरती है, लाइट इनसे बाउंस ऑफ होती है, सारे डायरेक्शंस में बाउंस ऑफ हो जाती है. एंड मान लो आप यहां पे खड़े हो, सो वंस दिस लाइट रीचेस योर आई, आपको ये पार्टिकल्स दिखाई देता है. सो ये चीज को, इस चीज को कहा जाता है स्कैटरिंग. इवन दो लाइट एक डायरेक्शन से आ रही है, बट इवेंचुअली वो सारे डायरेक्शन में स्प्रेड आउट हो रही है. एंड स्प्रेड आउट क्यों हो रही है? ड्यू टू द कोलिजन. ये जो लाइट है, लाइट इन डस्ट पार्टिकल्स के साथ कोलाइड कर रही है, सस्पेंशन पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करती है, एंड इस कोलिजन के वजह से लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है. ठीक है. सो से फॉर एग्जाम्पल you have a glass beaker, okay, and इस पे सस्पेंशन पार्टिकल्स है, मड पार्टिकल्स है, इमेजिन करो. अब आप ये साइड से अगर जो बीम ऑफ लाइट डालते हो, what would happen is beam of light will spread out. ये इस तरह से ये स्प्रेड आउट हो जाएगी. एंड स्प्रेड क्यों होगी? बिकॉज इन पार्टिकल्स के साथ कोलिजन के बाद ये जो लाइट है ये रैंडमली सारे डायरेक्शंस में ट्रैवल करेगी. सो यू विल रियलाइज दैट बीम ऑफ लाइट जो है इट इज स्प्रेडिंग आउट. ओके, ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सस्पेंशन. ओके, सो हमने सॉल्यूशंस ऑलरेडी पहले देखा हुआ है. हमने अभी सस्पेंशंस पढ़ा कि सस्पेंशन क्या होता है. हम लोगों ने सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, एंड उसके बाद हम लोगों ने ये भी कंपेयर किया कि सस्पेंशंस एंड सॉल्यूशंस को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ. फाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है. ओके, नाउ वी विल लुक एट द थर्ड टाइप ऑफ अ मिक्सचर. थर्ड टाइप ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड एज कोलॉइड्स. ओके, नाउ कोलॉइड्स जो होता है, कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज इज समवेयर बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. दे आर लेस देन 1, देयर डायमीटर इज लेस देन 1 नैनोमीटर. ओके, सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल्स बहुत बड़े होता है. वो आपको नेकेड आई, मतलब दे आर विजिबल टू नेकेड आई, आप डायरेक्टली उनको देख सकते हो. एंड देयर डायमीटर इज मोर देन 100 नैनोमीटर्स. नाउ कोलॉइड्स जो होता है, कोलॉइड्स के पार्टिकल्स, द साइज ऑफ द कोलॉइड पार्टिकल्स इज समवेयर इन बिटवीन. सो द साइज और द डायमीटर ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स, अच्छा, इट इज लेस देन 100 नैनोमीटर्स बट ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर. ना ये कोलॉइड पार्टिकल्स सॉल्यूट पार्टिकल्स जितने छोटे भी नहीं होते, बट सस्पेंशन पार्टिकल्स जितने उतने बड़े भी नहीं होते. So colloid particles, they are not visible to naked eye, not visible to naked eye, but they can be seen under compound microscope. They can be seen under compound microscope. अच्छा, कोलॉइड्स को आप होमोजीनियस कहोगे या हेट्रोजीनियस कहोगे? सी, होमोजीनियस तब होता है जब एक सिंगल फेज हो. कोलॉइड्स के केस में एक सिंगल फेज नहीं होता. कोलॉइड्स के केस में इट इज, देयर आर 2 डिफरेंट फेजेस. ओके, सो कोलॉइड्स इज अ होमोजीनियस. जैसे सस्पेंशन वाज अ होमोजीनियस मिक्सचर, देयर वर 2 डिफरेंट फेजेस ना. सस्पेंशन के पार्टिकल्स अलग थे और सॉल्वेंट अलग था. ओके, सॉल्यूशंस के अंदर ऐसा नहीं होता. सॉल्यूशंस के अंदर आपको एक ही सिंगल फेज दिखाई देता है. बट कोलॉइड्स के केस में आप जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर कोलॉइड्स को देखते हो तो आपको 2 अलग अलग फेजेस दिखाई देता है. एंड बिकॉज 2 अलग फेजेस दिखाई देता है, तो ये जो कोलॉइड्स होता है, दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर. ओके, दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर.
सो टू नेकेड आई, आप अगर जो ऐसे ही देखोगे तो टू नेकेड आई इट विल अपीयर होमोजीनियस, क्योंकि नेकेड आई को ये पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे ना, तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा कि यार एक सिंगल फेस है, एक सिंगल मीडियम है। बट जैसे ही आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो आपको दो अलग अलग फेसेस दिखाई देंगे, आपको अलग पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो दैट इज व्हाई वी से दैट कोलॉइड is an example of a heterogeneous mixture. It is an example of a heterogeneous mixture. Examples of colloid are milk, फिर ink, blood, jelly, shaving cream, ये सारे जो है these are examples of colloids. Okay, ये सारे colloids होता है। अच्छा, अब कोलॉइड्स में भी दो चीजें होती है, दो जैसे सॉल्यूशंस के अंदर दो चीजें होती है ना, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। उसी तरह से कोलॉइड्स के अंदर भी दो फेजेस होते हैं। आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये वर्ड्स यूज नहीं करते, आप डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हो। द वर्ड्स दैट वी यूज इज डिस्पर्स्ड फेज and dispersion medium. अच्छा, dispersed phase is present in small quantity. So solutions के लिए हम लोग इस टर्म के लिए वर्ड यूज करते हैं, वो है सल्यूट। अच्छा, एंड सॉल्यूशंस के अंदर जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। सो ये जो डिस्पर्जन मीडियम है, ये डिस्पर्जन मीडियम इट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ कोलॉइड्स, हम लोग जब कोलॉइड्स की बात करते हैं तो कोलॉइड्स के अंदर दो फेजेस होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। ये जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, एंड डिस्पर्जन मीडियम जो होता है, दिस डिस्पर्जन मीडियम इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी। डिस्पर्स्ड फेज को हम सॉल्यूट की तरह समझ सकते हैं, डिस्पर्जन मीडियम को आप सॉल्वेंट की तरह समझ सकते हो। ओके, सो नाउ वी विल लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज देखता है। ओके, फाइन। नाउ सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोलॉइड्स जो होता है, दिस कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। सो इवन दो दे अपीयर होमोजीनियस, बट दे आर नॉट होमोजीनियस, दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। फिर हम लोगों ने साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स पढ़ा है। साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो डायमीटर होती है कोलॉइडल पार्टिकल्स की, that is somewhere between 1 nanometer and 100 nanometer. Okay, so colloidal particles are bigger than solute particles, but they are smaller than suspension particles. Okay, acha, the particles of most of the colloids cannot be seen under microscope, but अगर जो compound microscope है या high resolution microscope है तो उसके अंदर आपको कोलॉइड के जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स दिख जाएंगे। ओके, नाउ कोलॉइड पार्टिकल्स बिकॉज वो इतने बड़े नहीं होते, वो सस्पेंशन जितने बड़े नहीं होते, कोलॉइड पार्टिकल्स जो होता है दे आर रिलेटिवली स्मॉलर, इनसे बड़े होता है बट इनसे छोटे होता है। तो बिकॉज उनकी साइज रिलेटिवली छोटी होती है, दे कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर। ओके, सो लेट मी राइट दिस। Colloidal particles can pass through filter paper. ठीक है, सो दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। आप फिल्टरेशन प्रोसेस को यूज करके आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। सस्पेंशन पार्टिकल्स कैसे थे? सस्पेंशन पार्टिकल्स वर बिगर इन साइज, सो दे कुड नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, एंड बिकॉज दे कुड नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर,
आप उनको फिल्टरेशन से सेपरेट कर सकते हो, बट यहां पे आप सेपरेट नहीं कर सकते. ओके, कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन नॉट, बिकॉज दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिल्टरेशन. ओके, अच्छा, इसके बाद कोलॉइडल पार्टिकल्स आर वेरी स्टेबल. कोलॉइडल सोल्यूशन, लेट मी पुट इट दिस वे, कोलॉइडल सोल्यूशन इज स्टेबल. आपको याद है मैंने आपको ये कहा था सस्पेंशन इज अनस्टेबल, बट कोलॉइड्स में ऐसा नहीं होता. कोलॉइड्स के केस में ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है, दे कैन रिमेन एज इट इज, मतलब वो हमेशा पास में आके ऐसे प्रेसिपिटेट बन जाता है या नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ऐसा नहीं है. दे कैन रिमेन दिस वे, वो इसी तरह से रह सकते हैं. ओके, so that is why colloidal solution is stable. Fine. Acha. Now, because these particles are relatively large in size, ठीक है, suspensions जितने बड़े नहीं है, but ये still अभी भी बड़े ही है ना. So because these are relatively large in size, what happens is these colloidal particles can scatter light. So colloidal particles can scatter light. So scattering of light क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था. So colloidal particles can also scatter light and इस इफेक्ट को कहा जाता है Tyndall इफेक्ट. ठीक है. So I hope you have understood the properties of the colloids. colloids की जो properties है ये आपको समझ में आई है. Okay, now the question is, अगर जो colloidal particles if they can pass through filter paper, how can you separate them? मान लो कि आपको इस dispersed phase को dispersion medium से separate करना है, इन colloidal particles को आपको separate करना है. So how can you do that? तो उसके लिए there is a technique called as electrophoresis. Electrophoresis. Okay. Electrophoresis leads to something called as coagulation. Coagulation मतलब इन सारे particles, ये सारे particles इकट्ठा हो जाते हैं पास में आके, and they create a large lump. ये बड़ा जो lump है वो बड़ा lump ये create करता है. Okay, fine. So जैसे मैंने आपको कहा था कि suspension particles eventually नीचे settle down हो जाता है, colloidal particles अपने आप से सेटल डाउन नहीं हो जाते. ये कोलॉइडल सोल्यूशन वैसे स्टेबल होता है, बट व्हेन यू डू इलेक्ट्रोफोरेसिस इट लीड्स टू कोएगुलेशन, एंड कोएगुलेशन के वजह से ये सारे पार्टिकल्स दे कम क्लोज टू ईच अदर, एंड व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर दे फॉर्म दिस a large, what do you say, they'll form a large structure or a large particle and precipitate out. Now electrophoresis क्या होता है? Okay, सो हर एक कोलॉइडल पार्टिकल, अब जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर 9th स्टैंडर्ड, इट इज जस्ट दी एक्स्ट्रा नॉलेज. हर एक कोलॉइडल पार्टिकल पे ना कोई चार्ज होता है, मान लो प्लस चार्ज होगा. तो इस प्लस चार्ज के वजह से क्या होता है कि ये कोलॉइडल पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में नहीं आते, क्योंकि सिमिलर चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर. ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना. सो दैट इज वाई ये पास में नहीं आता, एंड पास में नहीं आते इसलिए जो आपका सोल्यूशन होता है वो स्टेबल रहता है, पार्टिकल्स दूर दूर होता है. अब आप क्या करते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, ओके, आप ना इस पे नेगेटिव चार्ज ऐड करते हो. आप इसमें नेगेटिव चार्ज, इन पार्टिकल्स पे आप नेगेटिव चार्ज ऐड करते हो ना. ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा. तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ये हट जाएंगे ना. ये जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस हट गए, अब इन पे कोई चार्ज नहीं है ना, तो चार्ज नहीं है तो ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, तो दे विल ऑल कम क्लोज टू ईच अदर, एंड व्हेन दे विल ऑल कम क्लोज टू ईच अदर दे विल फॉर्म दिस लार्ज पार्टिकल एंड सेपरेट आउट. ओके, सो ये एक साथ पास में ना, इसी चीज को कोएगुलेशन कहा जाता है, एंड यूजिंग अपोजिट चार्जेस इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है. देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. आपने एक ऐसे ग्लास ट्यूब कंसिडर करो जिसके अंदर एक कोलॉइडल सोल्यूशन है.
Now what you should do is आप ना दोनों साइड पे एक ऐसे प्लेट डाल दो, and this plate is connected to a battery. This is the positive terminal of the battery, this is the negative terminal of the battery. So इस पे there will be positive charges, इस पे there will be negative charges. अब मान लो कोलॉइडल पार्टिकल्स है, इन कोलॉइडल पार्टिकल्स पे मान लो पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये नेगेटिव चार्जेस इन पे जो पॉजिटिव चार्जेस है उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, एंड इवेंचुअली ये सारे पार्टिकल्स दे विल फॉर्म अ बिग लंप ओवर हियर, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। इज दिस फाइन? ओके, now it is very important that you are able to distinguish between सस्पेंशंस, सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है ये आपको पता होने चाहिए। यू शुड नो द डिफरेंसेस बिटवीन देम, ठीक है? ओके, अब ये जो कोलॉइड्स होते हैं ना, कोलॉइड्स कैन बी ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, इनके स्टेट्स क्या है। सो कोलॉइड्स can be of different types. Okay, so total there are 8 types of colloids. Now when I say 8 types of colloids, so I can just draw columns over here. So type of colloid, इसके अंदर dispersed phase, that is solute, and dispersion medium, that is solvent. So I'll first start off with an example, that is sol, SOL. sol क्या होता है? sol के अंदर dispersed phase is solid and dispersion medium is liquid. Okay, and इसका एग्जाम्पल क्या होता है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस? इंक, देन सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन, उसके बाद आता है स्टार्च सोल्यूशन, पेंट्स हो गए। These are all examples of sol. Okay, तो ऐसे 8 टोटल अलग अलग टाइप्स है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको क्या करना है बताए? गिव यू द लिस्ट, ये सारी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। आपको 8 के नाम याद होने चाहिए, आपको सबके डिस्पर्स्ड फेजेस याद होने चाहिए, आपको सब सारे केसेस में डिस्पर्जन मीडियम जो है वो याद होना चाहिए, एंड आपको ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपको याद करने, यू हैव टू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स। सो आई शेयर अ टेबल विथ यू, दैट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, या फिर ये मैं आपको सेंड करूंगा, आई जस्ट सेंड दिस टू यू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न देम, उनको आप याद रखें, ठीक है? So let me share this table with you. You can see that sol, dispersed phase is solid, dispersion medium is liquid. उसके बाद आता है solid sol, dispersed phase is solid, dispersion medium is also solid. एरोजॉल, डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम इज गैस। एरोजॉल 2 टाइप्स के हो सकता है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम गैस, या डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम गैस, एंड ये इन सबके एग्जाम्पल्स हैं। एमल्शन इज लिक्विड इन लिक्विड। सो ये टेबल आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है?
Okay, now we will go on to a small concept that is physical and chemical changes. Okay, physical changes क्या होता है? Physical changes वो होता है जहां पे the change can be easily reversed, can be easily reversed. ठीक है? Okay, by simple physical processes, and no new substances are formed, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइस है, आप आइस को मेल्ट कर, आप ना आइस जो होता है ना, इस आइस को मेल्ट करो, तो मेल्टिंग पे यू विल गेट वाटर, एंड वाटर का केमिकल फॉर्मूला एंड आइस का केमिकल फॉर्मूला सेम है, दे आर केमिकली सेम कंपाउंड्स, एंड आप इस वाटर को आराम से आइस में कन्वर्ट कर सकते हो ना, आपको बस फ्रीजर में रख देना है तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, वेपराइजेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ये सारे जो चेंजेस होते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस आर नॉट फॉर्म्ड. ओके, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास क्ले है, आप क्ले से आप कोई एक शेप बनाते हो, या आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी से आप मान लो एक मूर्ति बनाते हो, तो ये सारे जो चेंजेस है ना, ये सारे चेंजेस होते हैं आपके फिजिकल चेंजेस के. या फॉर एग्जांपल आपके पास आटा है, आटे से आप मान लो रोटी बनाते हो, ठीक है, रोटी का शेप देते हो बस उस आटे को, तो ये सारे चेंजेस जो है ये सारे फिजिकल चेंजेस होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, एंड दीज चेंजेस कैन इजीली बी रिवर्स्ड. ओके, सो जैसे चेंज ऑफ स्टेट है, example change of state is an example of a physical change. ठीक है, chemical change cannot be easily reversed. chemical change में क्या होता है कि chemical change में new substances are formed. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पेपर को बर्न करते हो तो आपको ओरिजिनल पेपर नहीं मिल सकता ना वापस, क्योंकि वो ऐश में कन्वर्ट हो रहा है. ऐश इज अ न्यू सब्सटेंस. या आपने रोटी को अब तवे पे रखा, एंड मतलब आटे को तवे पे रखा तो रोटी में कन्वर्ट होता है, एक बार रोटी में कन्वर्ट हो गया, आप उसको वापस आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना. सो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज. ओके, सो इस तरह से दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, दिस टेबल आई रिपीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, प्लीज लर्न दिस. ओके, चलो बाय एवरीवन.